हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ फिल्म केमिस्ट्री इन दरभंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12th के नया चैप्टर, नया जोश, नया उमंग के साथ पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जो इस साल बच्चे एग्जाम दीजिएगा, 2024 में जो बच्चे एग्जाम दीजिएगा उसके लिए 12th का मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा यूट्यूब पे। आप वहां से वीडियो को देख के एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, एक एक थ्योरी हम पढ़ाएंगे। बच्चों, हम एक आपको शायरी सुनाते हैं, सुनिए, क्या बहुत मजेदार टॉपिक है, सुनिए। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। तो बच्चों, आज देखिए मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन सा, सॉलिड स्टेट के बारे में। चलिए हेडिंग दीजिए, स्टाइल से हेडिंग दीजिए, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सॉलिड स्टेट 12th का फर्स्ट चैप्टर है और बोर्ड में जो आपसे पूछेगा वो 4 से 5 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछेगा। और आईटी मेडिकल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एक साल एक क्वेश्चन, नीट वाले से कभी कभी 2 क्वेश्चन, जेईई मेन में 1 क्वेश्चन पूछता है। और बीसीसी है, बी फार्मा, इस सब में सभी में, बीएससी नर्सिंग में सभी में 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। और बिहार बोर्ड 1-2 ऑब्जेक्टिव, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे ये सॉलिड के बारे में। बहुत मजेदार टॉपिक है सॉलिड, हिंदी में बोलते इसको ठोस। बच्चों, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, दरभंगा में कहीं भी पढ़ लीजिए, आप कहीं भी कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा थ्योरी एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो आईटी मेडिकल का हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं कटेगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। और इस बार का क्वेश्चन जब आप बिहार बोर्ड का देखिएगा या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, तो देखिएगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब रटने की झंझट छोड़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर, सॉलिड स्टेट में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉलिड, क्या होता है, कोई बच्चे बताएगा सॉलिड क्या होता है। भाई साहब, सॉलिड एक मैटर का ही फॉर्म है, एक पदार्थ का ही रूप है। इसका छोटा छोटा पार्टिकल्स, इसका छोटा छोटा पार्टिकल, एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, सभी के सभी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सभी के सभी रूम के टेम्परेचर पे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं, उसके पास डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, उसी को बोलते हैं हम सॉलिड। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, इट इज फॉर्म ऑफ मैटर, यह एक पदार्थ का रूप है, इन विच, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक, जैसे में एटम हो गया, आयंस हो गया, एंड मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, having definite shape and volume at room temperature, at room temperature, under atmospheric pressure, under atmospheric pressure इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा, सॉलिड। मेरे प्यारे दोस्त, सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, सबसे पहला सॉलिड का एग्जाम्पल होता है कुछ भी, पेन हो गया, बुक हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, ईंट मतलब ब्रिक्स हो गया, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, सॉलिड है। ठीक, तो लिख देंगे, इट इज फॉर्म ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पार्टिकल लाइक एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, नजदीकी होते हैं, हैविंग डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, उसका निश्चित शेप और वॉल्यूम होते हैं, रूम के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड का कुछ भी, देखिए एग्जांपल में पेन, बुक, टेबल,
बेंच, डेस्क, कॉपी, लीड, कुछ भी ले लीजिए, सबका सब क्या है, सॉलिड है। अगर बच्चों सॉलिड है तो बताइए सॉलिड का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होगा, तो जल्दी लिखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का सामान्य गुण क्या है, हेडिंग डालिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, देखिए पहला पॉइंट, देखिए सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड का सबसे पहला पॉइंट होता है कि दे हैव डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। उसका निश्चित मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, शेप भी होता है। लिखेंगे दे हैव डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप एंड शेप। ओके, दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। अंतराण्विक दूरी जो होता है वह नगण्य होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, अंतराण्विक बल प्रबल होती है। देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, चौथा पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल in nature. Their constituent particles oscillate about their mean position. वो अपने mean position से ही oscillate करेगा। ठीक है, their constituent particle oscillate about their mean position, oscillate about their mean position, oscillate about their mean position, ये 4-5 लाइन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड का कि दे हैव डिफरेंट मास वॉल्यूम एंड शेप। निश्चित आयतन होते हैं, आकार होते हैं और वॉल्यूम होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होते हैं, अंतर आणविक दूरी नगण्य होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद बता रहा हूँ दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसका जो छोटा पार्टिकल्स होता है, छोटा कण होता है, वह ओसिलेट करते हैं, अपने मीन पोजीशन से ही ओसिलेट करते हैं। उसके बाद आप लिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बंटवारा। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बंटवारा के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बंटवारा। ओके, तो इसका लिंक डालने दीजिए बच्चों। क्लासिफिकेशन, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा इंक दे देते हैं। तो बच्चों आप लोग एक फेयर भी बनाते जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाइए। कोई भी किताब आपके पास, कोई भी आईटी, मेडिकल या बोर्ड का जो किताब हो, बोर्ड के लिए पढ़ना है तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो सही बातों को ध्यान दीजिए। टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी को जरूर रीडिंग दीजिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपसे पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, वो आजकल सभी के सभी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलिएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा तो आपको उतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा। तो चलिए हेडिंग दीजिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बंटवारा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ
solid. Solid can be classified into two category on the basis of arrangement of particles. पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस के आधार पे सॉलिड को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा का नाम होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन को ही बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, को ही बोलते हैं रवादार ठोस। यही क्रिस्टलाइन सॉलिड इस बार आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा था 2023 में। तो चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड into two categories, classified into two categories on the basis of arrangement, on the basis of arrangement of particles के arrangement के basis के आधार पे मेरे प्यारे दोस्तों सॉलिड दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम होता है एमॉर्फस सॉलिड। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे, आप हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं रवादार, रवादार ठोस, रवादार ठोस, या इसे क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों मैं आप दोनों के बारे में बताऊंगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है, इतना लिखिए। दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। पढ़ने का तरीका बदलिए, कंपेयर करके पढ़िए, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। टेंशन लेने की कोई बात की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए और एक साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक साइड एमॉर्फस, दोनों में कंपेयर कर देते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं। ओके, तो एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे का नाम होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा 2 नंबर में। तो चलिए देखिए, अगर क्रिस्टलीय सॉलिड है तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होगा, एक ही लाइन में व्यवस्थित होगा। तो देखिए पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, particles are regularly arranged, पार्टिकल्स एक ही लाइन में व्यवस्थित होगा। इसमें लिखेंगे पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, पार्टिकल्स होता हुआ एक लाइन में व्यवस्थित नहीं होते हैं। समझना है बच्चों। पॉइंट नंबर 2 है इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता, इसका रेंज का जो ऑर्डर होता वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता। इसमें जो था वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता। मेरे प्यारे दोस्तों थर्ड पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ही अधिक होता, तेज होता, तेज मतलब यहाँ अधिक होता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमॉर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो एक रेंज तक होता, एक लिमिट तक होता, ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। चौथा पॉइंट है इसे हम ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, ट्रू सॉलिड। अब बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसे हम सूडो सॉलिड, झूठा सॉलिड, फॉल्स सॉलिड के नाम से जानते हैं। सूडो, पी यहाँ पे साइलेंट है, सूडो सॉलिड, या इसे हम सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये कैसा प्रॉपर्टीज को शो करेगा, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये शो करेगा एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, पार्टिकल आर रेंडमली अरेंज्ड बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। पार्टिकल रेंडमली होगा लेकिन हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो लिख देंगे पार्टिकल आर
particles are randomly arranged but cannot be distinguished. हम इसको अलग नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों ये कैसा प्रॉपर्टीज को शो करेगा? देखो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, यह आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करता है मेरे प्यारे बालबोध। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता? सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। प्रॉपर्टीज तो समान है लेकिन डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। लाइक बच्चों जैसे में कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी VITY कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी EDC। ये सभी बात को बच्चों आप ध्यान रखिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप बिहार बोर्ड ले लीजिए, CBSE बोर्ड ले लीजिए, IIT मेडिकल लीजिए, कोई भी कंसेप्ट ले लीजिए, आपसे नहीं कटने वाला। तो मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि भाई साहब पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होता है, पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ए रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक लिमिट तक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसे हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इसे हम सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से हम जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर वह क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज होगा, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। प्रॉपर्टी तो समान है लेकिन डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जैसे कोई एग्जांपल में कंडक्टिविटी हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया एंड डेंसिटी। मेरे प्यारे दोस्त जब एनसीईआरटी का बुक आप पेज उल्टाइएगा तो सेकंड पेज, थर्ड पेज में आपको एक डायग्राम नीचे में बना हुआ आइसोट्रोपिक का। अगर एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसका एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, चेक कीजिएगा एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा। जी मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का भक्त हूँ, आपको फुल्ली एनसीईआरटी का नॉलेज देंगे, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाऊंगा कंपटीशन के लिए भी। ओके, तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया NaCl, और NaCl को मैंने हीट कर दिया। सभी बच्चों को पता है अगर ये हीट होगा तो दो पार्ट में टूटेगा, एक Na+ और दूसरा का नाम है Cl-। प्लस वाले का नाम होता है केटाइन, ये हो गया बालक केटाइन, और माइनस वाला का नाम होता है एनाइन। ओके ठीक, इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों ये Na+ हो गया तो Cl- प्लस तो फिर माइनस, दुनिया का रीति रिवाज है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्यों बच्चों, है ना? आप लोग को चाहिए क्या, हमको सब पता है, हम भी यही दे दिए भाई, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर कंडक्टिविटी के बारे में शो किया जाए, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में शो किया जाए तो पार्टिकल्स रैंडमली होगा बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। पार्टिकल रैंडमली है, पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड है बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी, उसी डायग्राम को, ये कैसा डायग्राम को शो कर रहा है? एनिसोट्रोपिक डायग्राम को शो कर रहा है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज होता है। एनिसोट्रोपिक जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगा। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या होगा? सभी एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी का। क्या क्या एग्जांपल एनसीईआरटी में? फर्स्ट एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल एलॉयज, मेटल एलॉयज, डायमंड, नाम तो सुने होंगे, क्या हीरा, जो मत लगाना, बहुत मारूंगा तुम लोगों को मैं, बदमाशी करते हो, इधर उधर देखना छोड़िए, बोर्ड पे कंसंट्रेट हो जाइए। डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज, बोरोनेट्राइड एंड NaCl, ये सभी के सभी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में है। लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको बिहार बोर्ड का क्या पूछता है? डायमंड के बारे में। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अधिकतर तो ये पूछा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को प्यार हो गया डायमंड से,
पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन मिलेगा डायमंड, ठोको-ताली डायमंड। ओके, तो चलिए ध्यान रखिएगा, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल, एलॉयज, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज, बोरोनेटाइट और NaCl, ये सभी के सभी एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल। चलिए एमरफस का एग्जाम्पल 6 नंबर पॉइंट। बच्चों एमरफस का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? प्लास्टिक, वुड, रबर, पॉलीथीन, ग्लास। ये ग्लास तो पागल वाला एग्जाम्पल है, आपके एम्स वाला भी नहीं छोड़ता है, नीट वाला भाई साहब छोड़ता है, आप बोर्ड तो कभी छोड़ने वाला है ही नहीं। एग्जाम्पल में लिखेंगे प्लास्टिक, वुड, रबर, वैक्स नहीं पॉलीथीन एंड ग्लास। इस ग्लास को अंडरलाइन कर दीजिएगा बच्चों, बार बार कॉमन एग्जाम्पल है। और कभी कभी आपको 2021 में रबर से भी पूछ लिया, ये दोनों को ध्यान रखिएगा मैक्सिमम। ओके, तो मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड के बारे में बता दिया। फिर क्वेश्चन है कि सर जी क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप होता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी 4 टाइप होते हैं: मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। फिर मॉलिकुलर सॉलिड के एनसीईआरटी में चेक कीजिएगा, बिल्कुल किसी को आपको नहीं मानना है, एनसीईआरटी बुक को मेरा थ्योरी पढ़िएगा, एनसीईआरटी को रीडिंग दे दीजिएगा, दुनिया का जो किताब बनाना बना लीजिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। तो चलिए हेडिंग दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर। बड़ा मजा आएगा, बहुत ज्यादा एक्सेस। केमिस्ट्री के मामले में तो झूम जाओगे तुम, गाना गाओगे झूम झूम के। क्या ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे मेरे प्यारे दोस्तों, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप? 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। बिहार बोर्ड यही क्वेश्चन पूछ दिया था तो भाई क्रिस्टल के टाइप कितना? क्रिस्टल के 3 की, 2 की, 4 की, 5, तो 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट का नाम होता है मेटालिक सॉलिड, दूसरा का नाम होता है आयनिक सॉलिड, और तीसरा का बच्चों नाम क्या था? बोलिए, मॉलिकुलर सॉलिड। और फिर उसके बाद चौथा का नाम होता है कोवेलेंट सॉलिड, या उसी का दूसरा नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क लाल नहीं बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड के नाम से जानते हैं बच्चों। ओके, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मॉलिकुलर सॉलिड देखिएगा, मॉलिकुलर सॉलिड के पोलैरिटी के बेसिस पर, पोलैरिटी के बेसिस पर उनके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला का नाम होता है पोलर सॉलिड। सेकंड का नाम होता है नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए बारीकी से हम आपको सिखाएंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग लीजिए मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक सॉलिड होता क्या? चलिए रिलैक्स माइंड से नोट बनाते जाइएगा, अच्छा से नोट बनाएगा। देखिए वही बच्चा अधिकतर सक्सेस होता है जो अपने से नोट बनाता, और नोट आप बनाएगा, मजा आएगा पढ़ने में भी, पॉइंट बनाते जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का नोट अलग, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग। मैंने आपको 2 फिजिकल और इनऑर्गेनिक एक साथ पढ़ाएंगे। 3-4 क्लास फिजिकल होगा तो बीच बीच में 1 क्लास, 2 क्लास आपको इनऑर्गेनिक भी मिलेगा। तो आपको मिलेगा, प्रोवाइड करते रहेंगे, दोनों फिजिकल इनऑर्गेनिक एक साथ लेते जाएंगे। फिर ये दोनों खत्म होगा तो ऑर्गेनिक को एक साथ 3 महीना, 2.5 से 3 महीना ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। दुनिया का कोई क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए हेडिंग दीजिए। सबसे पहला मेटालिक सॉलिड। हाँ, तो एक बात हम आप लोग से बोलेंगे बच्चों, याद है? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जितने 12th के बच्चे हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए। जितने गांव देहात के बच्चे हैं सभी गांव देहात के बच्चे के पास सेंड कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को मौका मिले पढ़ने का।
कोई गरीब बच्चे हैं जो गांव में रहकर पढ़ते हैं, बच्ची लोग हैं, मेरे छोटे भाई बहन सब है, उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो 12th में इस बार एग्जाम की तैयारी करेगा, ताकि कुछ उनका भी भला हो जाए। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट हेडिंग लिखिए मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। सबसे पहला पॉइंट मेटालिक सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट, अगर मेटालिक सॉलिड है तो मेटालिक बॉन्ड आर प्रेजेंट। लिख दे मेटालिक बॉन्ड आर प्रेजेंट। मेटालिक सॉलिड में ढेर सारा मेटल है भाई, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम होता है मेटालिक बॉन्ड। उसका प्रॉपर्टीज होता है कि वो मलेबल होगा, डक्टाइल होगा, सोनरस होगा, लेक्चरस होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन सभी बातों को लिख डालिए। देखिए, दे आर मलेबल, they are malleable, ductile, sonorous, lecturous, have high melting and boiling point, have high melting and boiling point. Okay. इट इंक्लूड, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? इसके अंतर्गत मेटल, और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? मेटल और एल्वाइज आएगा। इट इंक्लूड मेटल एंड एल्वाइज, एल्वाइज। ओके, उसके बाद लिखेंगे मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड हेल्ड टुगेदर by kernels and core of electron. मेटालिक बॉन्ड हेल्ड टुगेदर, आपस में बंधा रहता है कर्नल्स के द्वारा और कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सर ये कर्नल्स का चक्कर क्या? कर्नल्स और कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुन लीजिए। अगर कोई मेटालिक सॉलिड मान लीजिए मेटल है तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, तो ढेर सारा मेटल होगा, ढेर सारा मेटल होगा ना जी, ढेर सारा मेटल होगा। ओके, सभी के सेंटर में अगर मेटल है तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो, नहीं पढ़े जी? और अब जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, घूमेगा, लो इलेक्ट्रॉन। तुम लोग भी जाती हो मेला, खूब घूमते रहते हो, नहीं घूमते रहते हो? इलेक्ट्रॉन भी तो जाएगा मेला, वो भी घूमेगा, वो भी गोलगप्पा समोसा लिट्टी से खाएगा, मजा करेगा, मस्ती करेगा, प्रोग्राम देखेगा, नहीं जी? चलिए, लो लो, इतना सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसी इलेक्ट्रॉन का नाम हम देते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नाम देते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों पार्ट को बोलते हैं मेटल का कोर, मेटल कोर, मेटल कोर, या उसी का दूसरा नाम होता है कर्नल्स, कर्नल्स के नाम से। एनसीईआरटी में मोटा लाइन में लिखा, आप चेक कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेटालिक सॉलिड होगा तो मेटालिक बॉन्ड होगा। इसका प्रॉपर्टीज है कि वह मलेबल होगा, ये डक्टाइल होगा, मलेबल मतलब मुलायम होगा, डक्टाइल मतलब पाउडर के रूप में रहेगा, सोनरस मतलब उससे आवाज निकलेगा, टन टन की आवाज निकलेगा, लेक्चरस होगा, आघातवर्ध एवं तन्य होगा, है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका द्रवनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा। इट इंक्लूड मेटल एंड एल्वाइज, जिसके अंतर्गत धातु और मिश्र धातु आएगा। मेटालिक बॉन्ड हेल्ड टुगेदर, मेटालिक बॉन्ड आपस में बंधा रहता है, किसके द्वारा? हेल्ड टुगेदर बाय कर्नल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपस में बंधा रहता है ना। हम लोग भी आपस में बाद में चल के बंध जाएंगे, आप लोग भी बंधेगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलते हैं मेटल कोर या कर्नल्स के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग बोलेगा सर इसका एग्जाम्पल कुछ बताइए। एग्जाम्पल केवल एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मेटालिक सॉलिड का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल होता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल एलॉयज, etc etc।
ओके मेरे प्यारे दोस्त, इतना मेटालिक सॉलिड की बात हुआ। मेटालिक सॉलिड आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। अब हम बात करेंगे आपसे आयनिक सॉलिड के बारे में। तो पूरा हम साफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इतना फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए हेडिंग लिखिए आयनिक सॉलिड। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। ये आयनिक सॉलिड जो है ना, वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। नाम से ही पता है आयन। आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब कैटायन है ना। दुनिया में कैटायन है तो एनन चाहिए, एनन है तो कैटायन चाहिए। नहीं है जी, आप है तो उसको चाहिए, वे है तो आपको भी चाहिए। सबको पता है भाई, दुनिया का रीति रिवाज वही है। अगर आयनिक सॉलिड है तो आयन के बीच में एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट। एक ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर प्रेजेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको फिजिक्स वाले गुरुजी बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, या कूलम्बिक लॉ के बारे में। कूलम्बिक लॉ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, कूलम्ब्स के लॉ के बारे में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो k इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर। आपका नाम होता क्या, कहता समोसा। ना 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 ना, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। के का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, Q1 का नाम होता है फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज। Q2 का नाम होता है सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज। और R का नाम होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। बोलिए, थोड़ा सा बोल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। मेरे प्यारे दोस्तों, के का मान आपने पढ़े हैं, आपको फिजिक्स वाले सर डिटेल पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ललित सर भी बताएंगे। ऐसा बात नहीं है मेरे सिलेबस में आएगा तो मैं छोड़ने वाला तो हूं नहीं, मैं बहुत बड़ी जिद्दी आदमी हूँ। चलिए पहला पॉइंट में सुनिए इधर भाई, के का वैल्यू फिक्स होता है। के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट होता है। इसका मान भी फिक्स है। आपसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट का वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। डायरेक्ट बिहार बोर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और फिजिक्स वाले सर हमसे भी बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्मूला के बारे में। ओके, एब्सोल्यूट नोट का वैल्यू होता है मेरे प्यारे दोस्तों 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बिहार बोर्ड में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दोनों में स्टार लगा दीजिएगा। ओके, अब पॉइंट नंबर 2, अगर दोस्त आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड का और प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है। ओके, लिखेंगे दे आर हार्ड। ये कैसा होगा, हार्ड होगा, कठोर होगा, ब्रिटल होगा, भंगुर होगा, इंसुलेटर होगा। वह आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होगा, कुचालक होगा। इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में हुआ कुचालक होगा, सॉलिड स्टेट में हुआ कुचालक होगा। बट लेकिन वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा। वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट में बहुत ही ज्यादा विद्युत के सुचालक होगा। फुल स्टॉप। मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, एक मिनट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका द्रवनांक और क्वथनांक भी ज्यादा होगा, लिख डालेंगे। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, लिख देंगे। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ओके, अगर वो आयनिक सॉलिड है तो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। दे आर सोल्यूबल इन, दे आर
soluble in polar solvent लाइक जैसे में वाटर में वह सोल्यूबल होता है, एक्वस एसिड में सोल्यूबल होता है, एक्वस बेस में सोल्यूबल होता है, एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक जैसे में बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों किस में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड में, इथर में वो इनसोल्यूबल होगा EDC। ओके, तो बच्चों में सेकंड पॉइंट लिखा देयर हार्ड, अगर आयनिक सॉलिड है तो कठोर होगा, भंगुर होगा, इंसुलेटर होगा इन सॉलिड स्टेट में और ठोस अवस्था में कुचालक होगा, बट वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होगा इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, द्रव अवस्था में और जलीय विलयन की अवस्था में बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होगा। मेरे प्यारे दोस्त जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका जनरली सामान्य रूप से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दे आर सोल्यूबल, वे घुलनशील होगा। पोलर सॉल्वेंट में लाइक पोलर का एग्जांपल होता है वाटर, एक्वस एसिड, एक्वस बेस, एंड इनसोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट आप ऑर्गेनिक में सभी बात पढ़े मेरे प्यारे दोस्त। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, ईथर। तो बताइए इसका एग्जांपल क्या क्या होगा। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल होता है मेरे प्यारे दोस्त, लिखेंगे एग्जांपल एनसीईआरटी का बुक का एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, RbCl, KNO3, K2SO4, etc। बच्चों अगर इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस, इसमें चार्ज पोलैरिटी डेवलप हो जाए, वही आयनिक सॉलिड होगा। ये प्लस माइनस दुनिया ही है, प्लस माइनस दुनिया का रीति रितवाज है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तुमको भी मिलेगा, धैर्य रखो ना, काय हड़बड़ा रहे हो। और इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस, 2 पोटासियम 2 से गुना, सल्फेट पर चार्ज हो गया SO4-2। ओके, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा तो ये आयनिक सॉलिड हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, इतना लिखिए फटाफट। ओके, इतना लिखिए आप जल्दी। चलिए हेडिंग दे दीजिए। देखिए 3 नंबर पॉइंट हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। अब बिहार बोर्ड में अगर पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा। तो देयर constituent particles, their constituent या their molecules have held together, ऐसे लिखो डायरेक्ट, their molecule are held together by dispersion force, London force, dipole interaction, and hydrogen bond are present. मेरे प्यारे दोस्तों मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी टाइप होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के पोलैरिटी के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर सॉलिड के पोलैरिटी के बेसिस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख देंगे पोलर सॉलिड होगा, नॉन पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा बात है जी। पोलर के मेरे प्यारे दोस्त एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉलिड HCl, SO2 एंड अमोनिया, ये सभी के सभी एग्जांपल होता है सॉलिड का। पोलर का एग्जांपल होता है पोलर सॉलिड। नॉन पोलर का एग्जांपल होता है ड्राई आइस,
कोई बच्चा ड्राई आइस का फॉर्मूला बोलिएगा। CO2, सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 होता है। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का फॉर्मूला पता होगा? नहीं पता है जी? क्या बात करते हो तुम लोग। ये होता नेफ्थलीन। ओके, नेफ्थलीन, कैम्फोर, कपूर, आइटोमोलिक्यूल, ETC। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेरे प्यारे दोस्त एग्जांपल होता है वाटर। तो जो वाटर का फॉर्मूला सबको पता होगा H2O, है ना। स्ट्रक्चर बनाओगे OH, OH, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें 2 लोन पेयर होगा, दोनों लोन पेयर में रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री। ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया मॉलिक्यूलर सॉलिड, देयर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर। इसका मॉलिक्यूल जो होता है आपस में, हेल्ड मतलब बंधा होता है, ये आपस में एक दूसरे में बंधा होता बाय डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा, लंडन फोर्स के द्वारा। डायपोल, डायपोल, डायपोल का मतलब होता है पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, उसी को बोलते हैं डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन। ओके, आपने 11th में स्टेटोमीटर में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम है, टेंशन नहीं लेना है रे बाबा। डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 टाइप, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पोलर सॉलिड का एग्जांपल होता है सॉलिड HCl, SO2 और अमोनिया। नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल होता है ड्राई आइस। एग्जांपल को तो घोर के पी जाइएगा, बिहार वो डायरेक्ट पूछता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2, नेफ्थलीन का फॉर्मूला ये होता है, और कैम्फोर मतलब कपूर, और I2 मॉलिक्यूल होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल होता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, डायग्राम बना दीजिए, वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। अगर पोलर सॉलिड है, पोलर सॉलिड है तो कौन सा इंटरेक्शन होगा, लेकिन डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट, डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट, डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा। अगर नॉन पोलर सॉलिड है तो नॉन पोलर सॉलिड में कौन सा फोर्स आर प्रेजेंट होता है, लेकिन लंडन फोर्स, लंडन फोर्स आर प्रेजेंट। बच्चे लोग कहते हैं गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, आए फोर्स है जी, लंडन डिस्पर्सन फोर्स आर प्रेजेंट। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, H बॉन्ड आर प्रेजेंट। लेकिन बच्चा ने हमसे क्वेश्चन पूछा सर दुनिया में H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है, बनाता नहीं, बताता नहीं है, बनाता है। इसका ट्रिक का नाम याद रखना, छोटा सा ट्रिक देंगे, हेन ट्रिक। कहते सर ये कैसे वाला ट्रिक है, हेन मुर्गा मुर्गी वाला ट्रिक? अरे बाबू, हेन मतलब मुर्गा मुर्गी नहीं है, हेन मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हेन मतलब होता है हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनाएगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 3 को जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में कोई बताइए, थोड़ा सा मिटाएगा इसको, यस 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 यस। इसके एग्जांपल में HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, HCl क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी तीनों में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड, क्या बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड? HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में किसी वाले को दिक्कत तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत तो आगे बढ़ी, लिखिए हेडिंग कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट यानी नेटवर्क सॉलिड। पहले लिखिए इतना फटाफट। चलिए हो गया। हेलो बच्चों, ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 4, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का ही नाम होता है नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ओके, ये बिहार बोर्ड 2021 में थ्योरी पूछ दिया, बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड ने पूछा, बिहार बोर्ड पूछ दिया, व्हाट इज नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड क्या है।
लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग बच्चों नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो इसका नाम देंगे गाइंट मॉलिक्यूल। क्या नाम देंगे? गाइंट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल नाम देंगे? गाइंट मॉलिक्यूल। आपके एनसीईआरटी में मोटा लाइन में लिखा हुआ है, ठीक। कौन सा मॉलिक्यूल नाम दीजिएगा? गाइंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते लिख देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल in nature. They have enthalpy of fusion are high. Enthalpy of fusion are very high. High. Next point, they are very hard, बहुत ही ज्यादा कठोर होते, वेरी हार्ड, ब्रिटल, वेरी हार्ड होते, ब्रिटल होते हैं, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वो नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हम गाइंट मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर, इसका डायरेक्शनल फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शनल नेचर होते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आर वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होते हैं। दे आर वेरी हार्ड, वो बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं। वो ब्रिटल होते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इसका एग्जाम्पल होता है कोवेलेंट सॉलिड का। क्या क्या एग्जाम्पल होता है? फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज, बोरोन नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, केटीसी। ये ध्यान लिखिएगा, आपको जेईई मेन के एग्जाम में भी, जेईई मेन 2014 में पूछ दिया गया कि भाई विच ऑफ द फ्लोइंग कोवेलेंट सॉलिड, ऑप्शन था सिलिकॉन, तो सिलिकॉन एक कोवेलेंट सॉलिड बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जांपल होगा डायमंड होगा, ग्रेफाइट होगा, क्वार्ज होगा, बोरोन नाइट्राइड होगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा। ये सभी के सभी कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जब आप एनसीईआरटी का पेज उल्टाइएगा, चौथा पेज या 5वां पेज पे जाइएगा, तो देखिएगा ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ। इसका मतलब है ग्रेफाइट और डायमंड से कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो हम क्लियर ही कर लेते हैं। अगर एनसीईआरटी दे दिया है तो फंडा क्लियर। लेकिन वो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आपने पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली के बारे में पढ़े होंगे। कार्बन फैमिली जब आप पढ़े होंगे तो टॉपिक के बारे में आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ाऊंगा। हेडिंग दीजिए डायमंड और एक साथ ग्रेफाइट, दोनों में अंतर क्या, कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, कभी बोलेंगे ही नहीं। डायमंड और ग्रेफाइट, फटाफट हेडिंग दीजिए। एक साइड हेडिंग दीजिए डायमंड, दूसरा हेडिंग दीजिए ग्रेफाइट। दोनों में अंतर क्या, ऐसे लिख देंगे अंतर। ओके, डायमंड का फर्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कार्बन एटम in diamond is sp3. Hybridization of carbon atom in graphite, hybridization of
कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज sp2। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर डायमंड है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी हाई होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। दे हैव हाई refractive index, they have high reflective index and transparent in nature, ऐसा नेचर का ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्रेफाइट के बारे में, भाई दे आर लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है, दे आर लेयर स्ट्रक्चर। ओके, तीसरा पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन दे आर बैड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों? देखेंगे ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड इन कार्बन एटम, ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड इन कार्बन एटम। ग्रेफाइट के बारे में लिखेंगे, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत का बहुत ही ज्यादा सुचालक होते हैं, दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर in, they are very good electric conductor of heat and electricity। ऐसा क्यों? लेकिन ड्यू टू वन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, डायमंड के बारे में बाला। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे डायमंड के बारे में, इम्प्योर डायमंड कलर कैसा होगा? अशुद्ध डायमंड का ब्लैक कलर। इम्प्योर डायमंड आर यूज फॉर कटिंग ऑफ ग्लास को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा पॉइंट में लिखेंगे इसमें, दे आर वीक वैन फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन दीज टू लेयर। इस लेयर के बीच में एक वीक वैन फोर्स होने कारण से वह क्या होता है? लुब्रिकेंट होते हैं। लुब्रिकेंट मतलब यहाँ पे बोल जाए चिकनापन होते हैं, चिकनापन। ठीक है, लिखेंगे वीक वैन फोर्स आर प्रेजेंट, वीक वैन फोर्स आर प्रेजेंट between these two layer, weak van der Waals force are present between these two layer, full stop। मेरे प्यारे दोस्तों, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पुस्तक का ध्यान दीजिएगा, और ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। दे हैव हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड ट्रांसपेरेंट इन नेचर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वह ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। दे आर लेयर्ड स्ट्रक्चर, उनके बीच में लेयर बनेगा। लेकिन दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट इलेक्ट्रिक करंट के वो बैड कंडक्टर होता है, कुछ अलग होता है। सर क्यों? ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड इन कार्बन एटम, क्यों? कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होने के कारण से। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण। इम्प्योर डायमंड का कलर होता है ब्लैक, को यूज करते हैं कटिंग ऑफ ग्लास को काटने के लिए यूज करते हैं। डायमंड को यूज करते हैं ग्लास को काट खूट करने में यूज करते हैं। और वीक वैन डर वाल्स फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी टू लेयर, इसके दोनों लेयर के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से क्या होता हुआ? चिकनापन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपका सॉलिड टॉपिक खत्म हो गया। कल पड़ेगा एनसीईआरटी का दूसरा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। आपको अगर कोई दिक्कत
तो हमको बोलिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा। अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट बालक, ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।